हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, सही होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल BRB एजुकेशन पॉइंट पर। तो हम लेकर आए हैं कक्षा 9th का विज्ञान। आज ये चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। कौन सा चैप्टर था हमारा? हमारे आसपास की वस्तुएं, ठीक। तो उसमें टॉपिक क्या है जानते हैं। थोड़ा टॉपिक पढ़ा दिए हैं लेकिन फिर से हम बताना चाहते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है यहाँ पे अब की इस क्लास में? गलनांक। गलनांक को क्या कहते हैं हम? मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? गलनांक मतलब कोई भी निश्चित ताप हो जिस पे कोई भी वस्तु गलने की स्थिति में आ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। जैसे कोई भी ठोस है, बर्फ़ ही ले लो। बर्फ़ को अगर फ्रीजर से हम निकालते हैं, तो अगर बाहर निकाल दें हैं फ्रिज से, तो क्या होगा? वो पिघलने लगता है, यानी कि गलने लगता है। तो वही जो टेम्परेचर है जिस पे वो गलने लगता है, उसी को क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। तो आओ डेफिनेशन देखते हैं। जिस तापमान या ताप पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस, इस पे वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है। क्या बनता है? द्रव बनता है। वह इसका गलनांक कहलाता है। मतलब जिस ताप पर कोई भी ठोस द्रव में बदलने लगता है, वही तापमान क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। बर्फ का गलनांक कितना होता है बच्चों? 273.16 या 15, कहीं कहीं 273 केल्विन ही लिखा रहता है। सुविधा के लिए हमें इससे क्या करते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस जिसे कहते हैं। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, ठीक। आगे क्या हमारा? गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा, संगलन, चाहे गलन कहो चाहे संगलन कहो। तो गलन की गुप्त ऊष्मा मतलब जिस ऊष्मा पर गायब होता है। मान लो 1 किलोग्राम है, देख लो डिफिनीशन पहले। वायुमंडलीय दाब पर वायुमंडलीय दाब पर वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब अगर 1 किलोग्राम कोई ठोस है और उसके गलनांक पर, मतलब जो गलनांक है उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाती है, उसी ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक। तो अतः 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी के कणों की अधिक ऊर्जा होती है, ठीक। आगे हमारा क्या है? क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है बच्चों? वायुमंडलीय दाब पर वह ताप द्रव में उबलने लगता है, ठीक है। द्रव में उबलने लगता है, इसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। मतलब जो गलनांक है, मान लो कोई ठोस है, वो द्रव बन गया, और द्रव बनने के बाद भी उसी तापमान पर अगर उबलने लगता है, तो वो क्या कहलाता है हमारा बच्चों? क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक का समष्टि गुण है। जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन। 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो फार्मूला तो बताए ही थे। के बराबर क्या होता है? C + 273। तो 100 डिग्री यहाँ पे है, C का मान 273 जोड़ेंगे, किस में आ जाएगा हमारा मान? केल्विन में। तो 273 100 कितना हो जाएगा? 373, ठीक। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती। तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा
वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या कहलाती है? पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ती है। मतलब जैसे पानी उबालते हैं तो उसका तापमान क्या होता है? 100 डिग्री ही होता है, उससे अधिक नहीं होता, उसमें वृद्धि नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण क्या होता है? पानी के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो तोड़ देती है। तो बल को जब तोड़ देगी, आकर्षित नहीं हो पाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा? ऊष्मा वही बना रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे क्या है? अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जो वाष्प के कण का तापमान होगा वो पानी के कण के तापमान से अधिक होगा। ठीक, वाष्प अधिक गर्म होगा, पानी कम गर्म होगा। मतलब कहने का यही है कि जो 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम पानी को उबाल रहे हैं तो जितना तापमान पानी का होगा उससे ज़्यादा तापमान किसका होगा? हमारा वाष्प का। ठीक, और तापमान में परिवर्तन से, जो तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की आवश्यकता है, एक दूसरी आवश्यकता अवस्था क्या होती है? अवस्था एक दूसरे से बदल जाती है। ये आरेख में दिखाया गया है, अभी आरेख आगे आएगा। ठीक, हमारा अगला हेडिंग क्या है? ऊर्ध्वपातन। अच्छा, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं ये भी हमने बता दिया था। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? कोई भी ठोस द्रव अवस्था में ना परिवर्तित हो, सीधे किस में हो जाए? गैस में। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। मतलब ठोस है, ठोस से सीधे गैस बने तो उसे क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। अगर गैस से सीधे ठोस बनता है उस क्रिया को क्या कहेंगे? निक्षेपण। तो याद रखना। ठीक, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापिस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब अगर ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण का डिफिनीशन एक साथ लिख दिया है, लेकिन इतना जानना, ठोस अवस्था से सीधे गैस बन गया उस क्रिया को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। और गैस से सीधे ठोस बन गया उस क्रिया को क्या कहेंगे? निक्षेपण। ठीक, आगे दूसरा है दाब परिवर्तन का प्रभाव। अच्छा, दाब परिवर्तन क्या होता है बच्चों? ठीक, दाब परिवर्तन क्या होता है? यदि हम तापमान घटाने पर क्या? तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर संपीड़ित कर दें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगा। संपीड़ित मतलब क्या होता है? कि उसे और इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? और इकट्ठा करते हैं। ठीक, दबा दें, प्रेशर दें। ठीक, तो वो क्या हो जाएगी? कम दूरी में हो जाएगी और वही गैस किस में परिवर्तित हो जाएगी? द्रव में। दाब बढ़ाना प्लस तापमान घटाना, गैस को द्रव में। दाब को बढ़ाओ, तापमान को घटाओ तो क्या हो जाएगा? गैस क्या होगा? द्रव में बदलने लगेगा। ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। अगर दाब बॉटल में है तो संपीड़ित मतलब करते हैं कि दाब बढ़ाते हैं और दाब लगाते हैं और क्या करते हैं? तापमान घटा देते हैं। उसी घटना को क्या कहेंगे? संपीड़िता। ठीक, तो ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं और नज़दीक आ जाते हैं तो आपस में टकरा के द्रव में परिवर्तित होने लगते हैं। ठीक, अगला क्या है हमारा? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है हमारा? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड।
जिसे कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं। ड्राई आइस का मतलब शुष्क बर्फ को वापस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। मतलब जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है या ड्राई आइस शुष्क बर्फ है, ठीक, शुष्क बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। तो इस घटना को क्या कहेंगे बच्चों, ऊर्ध्वपातन। देखो क्या कह रहा है, ड्राई आइस को CO2 में बदलना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। कब बदला जा सकता है, बिना द्रव अवस्था में बदले। तो बिना द्रव अवस्था में बदले ठोस से सीधे कोई भी ठोस गैस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, गैस में। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक। और गैस से अगर ठोस में बदलेगा तो निक्षेपण। याद रहेगा हमारी बात को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर करना पड़ता है, 1 ATM। क्या करना पड़ता है, दाब को घटा के 1 ATM करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। चलो आगे, अब की ये लास्ट टॉपिक, ठीक। जितना 9th में पढ़ने की ज़रूरत है बस ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है बच्चों। तो अब लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण पढ़ लें, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लें, हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों के सतह कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। डायरेक्ट ऐसे समझो, वह तापमान जिस पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगे, वह तापमान जिस पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगे, इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। नाम में ही छिपा है वाष्पीकरण। करण का मतलब करने की क्रिया, वाष्पी मतलब वाष्प में, वाष्प में करने की क्रिया को क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। तो क्या सीधा डेफिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों, वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है उसे हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण, ठीक है बच्चों। अब हम देख लेते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक। पहला सतही क्षेत्रफल। अब उसका सतह का क्षेत्रफल कैसा होता है, इस पे भी, बर्तन का जो क्षेत्रफल होता है नीचे वो किस तरह होता है उस पर भी निर्भर करता है। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगर हम सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो मान लो भगोना है, अब भगोना से अगर ढक रख देते हैं तो पानी उतना ही रहेगा, सतह पे एकदम फैल जाएगा। अगर गैस जलाएंगे तो जल्दी वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि यही कह रहा है कि अगर सतही क्षेत्रफल हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, दर भी हमारा बढ़ जाएगा। दूसरा बात क्या है, तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि, ताप बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है क्योंकि पदार्थ के कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाएंगे तो ऐसे दर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो पदार्थ की गतिज ऊर्जा है वो तेज हो जाती है या बढ़ जाती है, ठीक। अब हमारा टॉपिक क्या है, आर्द्रता। आर्द्रता क्या होता है बच्चों, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। आर्द्रता मतलब होता है नमी। क्या होता है, नमी। अगर ठंड मौसम है तो हमारे क्या होता है, वाष्पीकरण की दर घट जाती है, ठीक बच्चों। अब क्या, वायु की गति। वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण का दर भी बढ़ जाता है।
मतलब अगर वायु तेजी से चल रही है तो जो गैस है हमारा या वाष्प है वो भी क्या करेगा, तेजी से गति करेगा या उसका भी दर बढ़ जाएगा। ठीक। दूसरा, जैसे मान लो क्या करते हैं, खाना बहुत गर्म रहता है तो हम क्या करते हैं, उसे फूंक फूंक के खाते हैं। तो जब फूंकते हैं तो हवा बढ़ जाता है, हवा बढ़ने से क्या होता है, वाष्प बनना अधिक हो जाता है, और अधिक वाष्प जब बनना हो जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे नीचे अगर कोई उष्मा लगा है नीचे से तब तो नहीं ठंडा होगा, नहीं तो क्या होगा, वो जितना गर्म रहेगा वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाता है, खाना या चाय हमारा ठंडा हो जाता है। तो वाष्पीकरण की शीतलता, वाष्पीकरण की शीतलता। ठीक बच्चों, तो वाष्पीकरण की शीतलता क्या होती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आसपास के वातावरण से अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण से वातावरण क्या हो जाता है, शीतल हो जाता है। तो धन्यवाद बच्चों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और फिर उसके बाद अब अगला चैप्टर कमेंट में करके बताओ, अगला 9th के क्लास में आप सब क्या पढ़ना चाहते हो। ठीक, जो चैप्टर कहोगे वही चैप्टर पढ़ाएंगे। अब से आप सबको वीडियो रेगुलर मिलेगी, क्योंकि अभी थोड़ा दिक्कत हो गया था इसीलिए रेगुलर नहीं मिल पा रहा था। अब से आप सबको क्या होगा, वीडियो रेगुलर मिलेगा और सही तरीके से मिलेगा। ठीक, धन्यवाद बच्चों।